जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। हम लोग पढ़ चुके थे और आप आज हम पढ़ेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज चलता है, लेकिन किसी दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज जबकि बैंगनी रंग सबसे धीरे चलता है। क्या हमने बोला? हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ रहे हैं और आप अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे होंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे और ये अंतिम पड़ाव है प्रकाश के अपवर्तन का। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज चलता है। दोस्तों, आपको बताया गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर हमने बताया था कि जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, अगर दूध में प्रकाश की चाल पूछेगा तब कितना होगा। हमने आपको पूरा थ्योरी बताया था, न्यूमेरिकल भी बताया था कि कैसे हम किसी चीज में प्रकाश की चाल निकालते हैं। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन थोड़ा सा टफ टॉपिक है और ऐसे टॉपिक को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होता है और कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसी दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज जबकि बैंगनी रंग सबसे धीरे चलता है। हमने कहा कि अगर प्रकाश की चाल है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा, लेकिन अगर वही प्रकाश की चाल निर्वात में न होकर के किसी माध्यम में रहेगा तो लाल सबसे तेज पहुंचेगा, सबसे लाल तेजी से चलेगा और बैंगनी सबसे धीरे चलेगा। इस बात को हम कैसे प्रूव करें? लाल सबसे तेज चलता है, यही कारण है कि रेलवे सिग्नल या जितने भी खतरे का निशान जो होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 रंग होते हैं, VIB GYOR, विवग्योर बोलते हैं। और अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में बोला जाता है बै जानी हपी नाला, वै जा नी हा पी ना ला। यानी हमारे व्हाइट लाइट में जो कलर हैं, कितने कलर होते हैं? 7। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो अगर निर्वात में हम लाइट को भेज रहे हैं तो सारे कलर समान चाल से चलेंगे और सबका चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही कलर को, यही श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को किसी माध्यम में भेज दे, सच एज की एयर में भेज दे, सच एज की लिक्विड में भेज दे, पानी में भेज दे या कांच में भेज दे, तो अगर माध्यम में इसको भेज दिया जाए तो लाल सबसे पहले पहुंचेगा
और बैगनी सबसे धीरे पहुंचेगा। अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि लाल सबसे तेज क्यों और बैगनी सबसे धीरे क्यों पहुंचेगा, इसका कारण क्या है। तो पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि प्रकाश की चाल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर बताया गया था c/v। n बराबर क्या बताए थे, n बराबर c/v। इस पर कितने न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे। उसमें आपको बताया गया था कि c जो है यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और v बराबर आप जब वेव पढ़ोगे तो v बराबर f लैम्डा होता है। v बराबर क्या होता है, f लैम्डा। अगर n बराबर c और बटा v के मान हम f लैम्डा पुट कर दे तो आप देखोगे कि n बराबर क्या होगा, c अपॉन f बाई v, f बाई लैम्डा, c अपॉन f इंटू लैम्डा, वेयर c इज कांस्टेंट। यहाँ पे प्रकाश की चाल हर जगह निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि c जो है वो भैया कांस्टेंट है, c हर जगह उतना ही मान रहेगा, तो इसको हम कर देते हैं कांस्टेंट। और यहाँ पर f यानी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी होता है कांस्टेंट। इसका मतलब हम देखें कि n जो है, n बराबर 1 अपॉन लैम्डा हुआ, यानी c कांस्टेंट है तो c को हटा दिए, f कांस्टेंट है तो f को हटा दिए, तो n बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन लैम्डा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि n 1 अपॉन लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। n से हम लोग बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है, लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा होता है, और जबकि वायलेट का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। और आपको अभी अभी बताया गया कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका यानी वेवलेंथ कम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये बात आप समझ रहे हैं। और आपको बताया गया था कि जो प्रकाश की चाल होता है v जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन n का। क्या आपको बताया गया था, v जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n का होता है, यानी प्रकाश की चाल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा उसका प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। ये सारे बात हम पिछले क्लास में करा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेंगे, क्योंकि अभी अभी आपको 3 बात बताया गया। और वो क्या बात बताया गया इसको हम मिटा देते हैं, और इसको मिटाने के बाद यहाँ पे हम पूरा बढ़िया से लिख देते हैं कि लाल रंग का जो है वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल होता है ज्यादा। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि वायलेट का वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका जो होगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगा वो होगा कम। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल इन तीनों बात को फिर से मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, और क्या हमने बताने का प्रयास किया, क्या हमने बताने का कोशिश कर रखा है। तो आपको बताया गया कि भैया लाल कलर जो है इसका जो होता है वेवलेंथ सबसे होता है ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। और अभी अभी बताया गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका प्रकाश की चाल होगा ज्यादा। तो यह बात बताया गया। फिर हमने देखा कि ऐसे करते करते अगर वायलेट का देखें तो वायलेट का वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है, और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n का मान जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का मान
यानी एन होगा ज्यादा, और अगर एन ज्यादा होगा तो भी होगा कम। कहने का मतलब कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा और इसका चाल भी होता है ज्यादा। बैगनी का तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम और इसका चाल होता है सबसे कम। यही कारण है कि अगर 7 प्रकाश को, सातों कलर को अगर हम एक माध्यम में भेजेंगे तो लाल जो है सबसे पहले पहुंच जाएगा और बैगनी जो है सबसे धीरे पहुंचेगा, सबसे बाद में पहुंचेगा। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। क्या आपने समझा? फिर से देखिए, हमने शॉर्ट में लिख चुका है, अच्छा से लिख दिए हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज चलता है। कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसी दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, लाल रंग सबसे तेज, जबकि लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैगनी रंग सबसे धीरे चलता है। लाल रंग सबसे तेज, बैगनी रंग सबसे धीरे। अगर जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, वो स्टूडेंट सिर्फ इतना जान लेगा, इतना समझने का प्रयास करेगा, वो समझ लेगा। किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा? तो लाल का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका जो होता है चाल ज्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका चाल कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जो पिछले क्लास किया होगा, यानी अपवर्तन के, शायद मेरे हिसाब से आज ये तीसरा क्लास है, और जो 2 क्लास देखा होगा उसी को ये पहले आएगा, नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अब जाइए वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, जो हमसे पढ़ रखा है ऑफलाइन में, मेरा जो कोचिंग है वो कोचिंग का नाम है उत्कर्ष कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी। ये गया जिला के अंतर्गत आता है। उसमें हम फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और वहाँ पे ऑफलाइन में तो फीलिंग ही दूसरा होता है। तो जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं उनको तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। और यहाँ से कितने सवाल एग्जाम में आता है, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जस्ट इसको खत्म करने के बाद प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा, तो उस प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा कि देखिए इस तरह के बातें जब हम क्लास में बता रहे थे तो क्या आपने ध्यान दिया था कि नहीं। तो फिलहाल हम लोग ये चीज को समझ गए कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, लाल रंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो चाल होता है सबसे ज्यादा होता है। बैगनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का चाल सबसे कम होता है। ये 3 बात हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा ठंड है, ज्यादा है। आप जान ही रहे हैं कि दिसंबर लास्ट कर रहा है, और दिसंबर लास्ट में ठंड अगर नहीं पड़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस उत्पन्न हो सकता है। तो कोई नहीं, ठंड का तो काम है, ये आया है चला जाएगा, लेकिन हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, तो हम इस चीज को जारी रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, और आप लोग इस चीज को घर में प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि क्या ये बातें बताई जा रही है, क्या ये सत्य होता है कि नहीं। सपोज डैट कि अगर आपसे बोला जाए कि 7 कलर का कोई लेटर लिए हैं, VIB GYOR, इसको थोड़ा सा फिर से साफ कर देते हैं, पानी का अंश हो जाने से बोर्ड पे थोड़ा सा इंक कम उगता है। और आप जानते हैं इसमें ससंजक बल और असंजक बल का कंसेप्ट होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 7 कलर का कोई लेटर है, VIB GYOR। सपोज डैट 7 कलर का लेटर लिखा हुआ है और उस पर हमने कांच का स्लैब रख दिया। क्या रख दिया? कांच का स्लैब। तब हम देखेंगे कि क्या होता है। जो स्टूडेंट CBSE से पढ़े होंगे उनके पास महंगा स्टोन बॉक्स होता है, और जब उनके पास महंगा स्टोन बॉक्स होता है
तो उनके जो स्टोन बॉक्स में कलर होते हैं वो 7 कलर के होते हैं। एक होता है VIVGYOR यानी ब्लू, इंडिगो, ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 कलर का अगर हम लेटर ले और उसको समतल पर रख दे और उसके ऊपर कांच का स्लैब रख दे, कहने का मतलब है कि एक टेबल पर 7 कलर का लेटर रखें और उस पर अगर हम कांच रख देंगे, स्लैब रख देंगे, कांच का स्लैब, और ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा। ऊपर से देखिएगा तो आप तो रखे हैं समतल पे, सेम सारे को रखे हैं एक प्लेन पे, लेकिन जब कांच का स्लैब रख देंगे और जब इसको ऊपर से देखिएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वायलेट जो है सबसे ऊपर, इंडिगो उससे नीचे, ब्लू जो है उससे नीचे, ग्रीन जो है उससे नीचे और ऑरेंज उससे नीचे और येलो उससे नीचे, ऑरेंज उससे नीचे और सबसे नीचे आपको प्रतीत होगा रेड। ऐसा क्यों होगा? हमने 7 लेटर लिया था, 7 कलर का लेटर था और 7 लेटर को हमने समतल पर रखा था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कांच रख दिया और जब कांच रख करके देख रहे हैं तो ऐसा आपको एहसास होगा कि वायलेट वाला जो लेटर है वो ऊपर उठा हुआ है और रेड वाला लेटर बैठा हुआ है। अब घर पे करके देख सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि वायलेट जो है ऊपर है और रेड सबसे नीचे है? तो इसके लिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और एक फॉर्मूला होता है D डैश बराबर D अपॉन N। क्या आपने 12th में पढ़ रखा है? D डैश बराबर D अपॉन N। D जो होता है, D हम बोल रहे हैं एक्चुअल डेप्थ को, एक्चुअल डेप्थ DEPTH, एक्चुअल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई को D से हम सूचित कर रहे हैं और D डैश के मतलब होता है अप्रिएंट, अप्रिएंट डेप्थ यानी आभासी गहराई को हम D डैश से सूचित कर रहे हैं। और N आप जानते ही हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N। तो मान लीजिए कि आपको ये बात पता करना है कि रेड जो है सबसे नीचे क्यों और वायलेट सबसे ऊपर क्यों दिख रहा है, तो इसको आप कैसे प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया कि रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे ज्यादा होता है। यह भी अभी आपको बताया गया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका अपरेंट डेप्थ जो है ज्यादा होगा कि नहीं? बटा में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका आभासी गहराई ज्यादा होगा कि नहीं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा उसका आभासी गहराई होगा कम। तो कहने का मतलब क्या कि लाल रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और कम होने के कारण लाल रंग का गहराई सबसे ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि जब 7 कलर को आप एक शीशे के स्लैब पे रखोगे और उसके ऊपर शीशा रख दोगे तो लाल जो है ज्यादा नीचा दिखेगा और वायलेट जो है ऊपर उठा हुआ दिखेगा। आप समझ रहे होंगे कि आपको अभी अभी बताया गया फॉर्मूला D डैश बराबर D अपॉन N। D जो है एक्चुअल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई और D डैश हम ले रहे हैं अपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका आभासी गहराई ज्यादा। तो लाल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इट मीन्स कि लाल का आभासी गहराई होगा ज्यादा, तो लाल कलर नीचे रहेगा और वायलेट कलर ऊपर रहेगा। आप ये चीज समझे कि नहीं? दोस्तों अगर किसी भी क्लास को तसल्ली से अगर आप देखेंगे इस तरह का क्लास तो रियल में आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप
आम जीवन में इस चीज को रियलाइज भी करोगे। तो मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि सिर्फ आपको पढ़ा करके आपको एग्जाम में सवाल टकराना नहीं। सवाल तो टकरेगा ही टकरेगा, लेकिन उस चीज को आप अपने जीवन में फील भी कर पाओगे। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। और मैं अभी जो हूँ ये पूरा के पूरा फ्री वीडियो डाल रहा हूँ। हो सकता है कि जब मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा लूँ, कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊँ, तो उसमें कोई पेड कोर्स का अलॉटमेंट कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग को बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है, अच्छे लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप इसको बखूबी अच्छे से करें। और जहां पे डाउट होता है आप कमेंट कर करके पूछने का प्रयास करें। और मैं पूरा उम्मीद दिलाता हूं कि उस कमेंट को मैं जब पढ़ूंगा तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो, मैं डाल दूंगा। जिनका वो रहेगा कंफ्यूजन, जिनका डाउट रहेगा वो हो जाएगा क्लियर। तो हमने दो बात अभी अभी किया। क्या किया कि निर्वात में सभी रंग समान चल से चलते हैं, लेकिन दिए हुए माध्यम में लाल सबसे तेज और बैगनी सबसे धीरे चलता है। इसका कारण हमने बताया कि लाल सबसे तेज क्यों चलता है। लाल सबसे तेज इसलिए चलता है कि लाल रंग का वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, और लाल रंग का चाल सबसे ज्यादा होता है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, और वायलेट का जो व्यू होता है, चाल जो होता है, सबसे कम होता है। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे और ये प्रकाश के अपवर्तन आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन आज तीसरा क्लास है। और दोस्तों आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब जो भी टॉपिक मैं खत्म कर दूं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो है एमसीक्यू बनाने का प्रयास कीजिए। जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आया हुआ है, कोई भी एग्जाम उठा लो, आप बीपीएससी उठाओ, आप किसी भी स्टेट का पीसीएस उठाओ, एसएससी उठाओ, बिहार एसएससी उठाओ, या कुछ भी उठाना है, लेकिन बशर्ते वो एग्जाम का फ्यूचर रहे और इस टॉपिक से अगर रिलेटेड रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो मैं बोर्ड पे डिस्कस कर दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और सपोज दैट यह एक बीकर है, यह एक मान लो यह एक बीकर है, यह एक बीकर है यानी बाल्टी है, और इस बाल्टी में पूरा के पूरा पानी जो है लबालब भरा हुआ है। एक बीकर है और इस बीकर में पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। और जब इस बीकर में पानी भरा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर से देखने का, तो जब किसी बाल्टी में पानी भरा रहेगा और आप ऊपर से देखने का प्रयास करोगे, तो बॉटम आपको यहां न दिख करके थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। आज आप जाइएगा, वीडियो देखने के बाद बाल्टी में पानी लीजिएगा, भर लीजिएगा, उसके बाद ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि बाल्टी का जो पिंडी है, बॉटम है, वो ऊपर उठा हुआ है। तो वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण होता है हम आगे बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना। ये किसका कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग उदाहरण स्वरूप में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे प्रयास ये है कि ये बाल्टी कम गहरा दिखेगा तो कितना कम दिखेगा। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि मान लीजिए कि एक बाल्टी है 20 मीटर का और उसमें पानी भरा हुआ है, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो उस बाल्टी का आभासी गहराई कितना महसूस होगा। वो बाल्टी 20 मीटर का है लेकिन आपको 20 तो नहीं दिखेगा, तो बाल्टी कितना मीटर गहरा दिखेगा? जाहिर सी बात है कि 20 से कम दिखेगा। हो सकता है 15 दिखे, 16 दिखे, 17 दिखे। तो वो हम कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, उस पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इस बाल्टी का बॉटम देख ले, तो किसी भी चीज को आप कब देखोगे? जब यहां से लाइट टकरा करके आपके आंखों तक पहुंचेगा, तभी आप देख पाओगे। सपोज दैट कि हमको ये मार्कर दिखना है, ये मार्कर आपको क्यों दिखेगा? इस मार्कर पे लाइट टकरा करके हमारे आंख तक पहुंच जाएगा, तभी ये मार्कर हमको दिखेगा। लेकिन अगर इस मार्कर को हम इस तरह से छुपा दे
और अब हम कह रहे हैं कि मार्कर हमें नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि मार्कर पे जो लाइट टकराया है वो आपके आंख पर डायरेक्ट नहीं पहुंचा। और किसी भी चीज को आप किसी भी चीज को जब भी देख पाओगे जब वहां से लाइट टकरा करके आपके आंखों तक पहुंचे। तो सपोज दैट यहां से लाइट टकराया, यहां से लाइट टकराया, इस पेंदी से लाइट टकरा करके वापस जा रहा था, और ये वापस जो है ये इस तरह से चला जाएगा। अब जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाया गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो प्रकाश जो है या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्या ये बातें आपको बताई गई थी? पहला क्लास बताया गया था जब प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ा रहे थे, तो वहां पे बता रहे थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और विरल से अगर सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है पानी, पानी और इधर ऊपर में एयर, तो पानी जो हो गया ये भैया हो गया सघन। पानी क्या हो गया? सघन हो गया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। पानी जो है ये हो गया सघन और एयर जो है ये हो गया विरल। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जा रहा है यानी माध्यम का चेंज करना ही अपवर्तन कहलाता है। ये आपको पढ़ाया गया था कि माध्यम का चेंज करना अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ तो अपवर्तन की घटना घटा, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो प्रकाश जो है अविलंब से दूर हट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये लाइट कटता हुआ महसूस ही नहीं होगा। तो इस लाइट को अगर आप काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये लाइट जो है यहाँ पर कटता हुआ महसूस होगा। तो कहने का मतलब लाइट जहां पे कटेगा वहीं पे क्या होता है, आपका बॉटम दिखेगा। अभी इसका रियल में बॉटम यहाँ था, लेकिन लाइट नहीं कटने के कारण ये काल्पनिक आकर के रेखा यहाँ पे कटा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बॉटम यहाँ पे नहीं, बॉटम जो है यहाँ पर है। कहने का मतलब कि जब बाल्टी में पानी भरा रहता है, जब बाल्टी में पानी भरा रहता है ऊपर से देखोगे तो आपका बॉटम ऊपर उठा हुआ रहता है। तो क्यों? यहाँ पे बॉटम दिखना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ पे ना दिख करके यहाँ दिख रहा है। तो इसका कारण आप समझ रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हुआ। अब हम मानते हैं कि इस बाल्टी का रियल गहराई जो है डी है, इस बाल्टी का रियल गहराई डी है, लेकिन अब जो आपको एहसास हो रहा है कि ये बाल्टी इतना गहरा नहीं होकर के, ये बाल्टी कितना गहरा हो रहा है, तो इतना गहरा हो रहा है, तो इसको बोले थे रियल डेप्थ, तो इसको बोलेंगे हम एक्चुअल डेप्थ, और इसको हम डी डैश से डिनोट करेंगे। यानी वास्तविक गहराई डी था, लेकिन अब आपको आभासी गहराई जो है डी से कम नजर आ रहा है। अगर आपसे कल को जाकर के सवाल में ये पूछ ले कि बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गलत लिखा गया, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा? तो पूरा जो दूरी था यह डी था और आपको दिख रहा है डी डैश, तो डी से डी डैश आ गया, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो होगा डी माइनस डी डैश होगा। ऐसे समझो, मान लो कि पूरा का पूरा बाल्टी आपको था 20 मीटर और अब आपको दिख रहा है सपोज डेट 15 मीटर। तो बताइए कि इस बाल्टी का बॉटम जो है पेंदी जो है कितना विस्थापित हुआ? तो 20 में से आप 15 घटोगे तो कितना मीटर विस्थापित होगा? 5 मीटर विस्थापित होगा। इसका मतलब है कि बाल्टी जो है पहले से 5 मीटर कम गहरा दिखेगा। पहले बाल्टी 20 मीटर दिख रहा था, लेकिन अब जो है 15 मीटर दिख रहा है, यानी उसका बॉटम जो है 5 मीटर से क्या हो गया? वर्टिकल डिस्प्लेस कर गया, ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो गया। तो क्या आप इस बात को समझे कि नहीं? अगर आप इस बात को समझे तो एक क्या कीजिए कि लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो डालने के लिए मेरे पास थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अब अगर किसी भी चीज को हम अब वास्तविक गहराई दे दे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे
और उसका आभासी गहराई पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। वास्तविक गहराई करने का मतलब डी दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब पानी है कि दूध भरा हुआ है कि केरोसिन भरा हुआ है, अगर वो दे दिया और तब पूछेगा कि उसका आभासी गहराई क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है डी डैश बराबर डी अपॉन एन। अभी अभी आपको बताया गया कि आभासी गहराई का फॉर्मूला क्या होता है। आभासी गहराई का फॉर्मूला डी डैश बराबर डी अपॉन एन। हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, जब आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा सवाल है कि पानी से भरी बाल्टी, ऐसे लिखो 20 मीटर पानी से 20 मीटर गहरी बाल्टी, 20 मीटर गहरी बाल्टी पानी से भरी है, पानी से भरी है। 20 मीटर गहरी बाल्टी पानी से भरी है, तो उस बाल्टी का आभासी गहराई कितना होगा, कितना होगा। क्या बताया, अभी आपको क्वेश्चन दिए हैं, एक बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी है और उस बाल्टी का गहराई कितना है, तो उस बाल्टी का रियल गहराई जो है, उस बाल्टी का रियल गहराई 15 मीटर नहीं 20 मीटर है। उस बाल्टी का रियल गहराई 20 मीटर है और वो बाल्टी पानी से भरा हुआ है। तो बताइए उस बाल्टी के ऊपर हम जब देखेंगे तो बाल्टी कितना गहरा दिखेगा। आपको फिर से समझा देते हैं कि सपोज दैट एक बाल्टी है ये, और ये बाल्टी जो है पानी से भरा हुआ है, और ये बाल्टी पानी से भरा हुआ है, और इस बाल्टी का रियल जो गहराई दे दिया है यानी डी दे दिया, वो दे दिया है 20 मीटर। तो बताइए कि जब बाल्टी को हम ऊपर से देखेंगे और ये पानी से भरा हुआ है, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये बाल्टी 20 मीटर तो गहरा नहीं दिखेगा, 20 मीटर से कम गहरा दिखेगा। तो कितना कम दिखेगा, यानी इसका वास्तविक गहराई तो 20 है, तो इसका आभासी गहराई कितना होगा। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि डी डैश बराबर डी अपॉन एन। डी डैश यानी आभासी गहराई निकालना है, और डी आपको दे दिया है 20, और एन यानी पानी। पानी भरा हुआ है तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। तो आप एन का वैल्यू बिठा दो 4/3, तो नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4×5 = 20, यानी ये बाल्टी जो है 15 मीटर गहरा दिखेगा। क्या हमने बोला, 20 मीटर का बाल्टी अगर पानी से भरा हुआ है तो कितना मीटर गहरा दिखेगा, 15 मीटर गहरा दिखेगा, और यही आपका डी डैश है, आभासी गहराई है। अगर इसी सवाल में यह पूछ लेता कि इसका जो आभासी गहराई है कितना विस्थापित हुआ, तो अभी अभी आपको बताया गया कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर डी माइनस डी डैश, ये बताया गया था ना। तो डी जो है 20 और डी डैश कितना है 15, यानी 5 मीटर बाल्टी का जो बॉटम है वो विस्थापित हुआ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो 1-2 सवाल और कर लेते हैं, और उसके बाद अच्छा लेवल का सवाल करेंगे। जी, यहाँ से एनटीपीसी में सवाल आया है, और अगर आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है, अच्छे लेवल का जॉब करना है, तो आप इस तरह का कंसेप्ट छोड़ करके आप उस मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। सपोज दैट कि एक बाल्टी है, जो ये बाल्टी जो है सपोज दैट कि 100 मीटर गहरा है। सपोज दैट कि एक बाल्टी है और ये बाल्टी 100 मीटर गहरा है, और इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है। तो बताइए कि इस बाल्टी को जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका वास्तविक गहराई कितना होगा, इसका वास्तविक गहराई कितना होगा। तो अभी अभी आपको बताया गया कि वास्तविक गहराई नहीं, आभासी गहराई कितना होगा। तो आभासी गहराई बराबर डी डैश बराबर, फॉर्मूला बताया गया कि डी डैश बराबर डी अपॉन एन। डी डैश निकालना है, डी कितना दे दिया है 100, और एन यानी पानी भरा हुआ है,
तो पानी का n जो होता है 4/3, तो 4/3 लेंगे, 3 कर देंगे ऊपर, ये होगा 25 चौके 100, 25 या 75, यानी इसका आभासी गहराई जो होगा कितना मीटर होगा, 75 मीटर होगा। तो क्या आप इस कंसेप्ट को समझे हैं कि नहीं? अगर आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए, फ्री में मिल रहा है। आप इस तरह का कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप अच्छे अच्छे कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, तब जाकर के शायद ये कंसेप्ट मिलेगा कि नहीं, और इतना आसान और इतना सरल भाषा में शायद ही कहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और आगे प्रयास करते हैं। एक बार एनटीपीसी सवाल क्या पूछा, उस सवाल पर हम आते हैं। एनटीपीसी एक बार सवाल ये कर दिया, रेलवे एनटीपीसी आप जानते हो ना, आप लोग फॉर्म भी भरे होंगे, अभी फॉर्म इसका भरा रहा था, 1-2-3 महीना में एग्जाम होगा, 2 महीना 3 महीना टाइम है इसके लिए, तो आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करते रहे, तब जाकर के आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। रेलवे एनटीपीसी क्या सवाल पूछ दिया कि कहा कि भैया एक तालाब है, क्या है, एक तालाब है, तो जाहिर सी बात है तालाब में क्या रहेगा, तो तालाब में पानी रहेगा, और पानी में रेलवे एनटीपीसी में सवाल आया कि एक तालाब है और तालाब में पानी है और पानी में मछली है, पानी में क्या है, मछली है, और ये मछली आराम से मजे कर रहा पानी में, और इसके ठीक ऊपर एक चिड़िया है। ये क्या है, चिड़िया, इसके ठीक ऊपर क्या है, एक चिड़िया है। अब ये चिड़िया क्या करना चाह रहा है, और आपको ये दे देगा कि सपोज दैट कि तालाब से चिड़िया की जो ऊंचाई है ये है 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। और तालाब में मछली का जो गहराई है वो सपोज दैट कि मान लीजिए कि इसका गहराई है 36 मीटर। मैं एग्जैक्ट वही सवाल लिख दे रहा हूं कि एक तालाब, पानी में एक तालाब है जिसमें मछली है, और पानी में मछली 36 मीटर गहराई पे है, और तालाब के ठीक ऊपर एक चिड़िया है और उसका ऊंचाई जो है 100 मीटर है। अब ये चिड़िया मछली को देखेगा, जब ये चिड़िया मछली को देखेगा तो बताइए कि इस चिड़िया को मछली कितनी गहराई पर दिखेगा, पहला। दूसरा सवाल यह बताना है कि चिड़िया और मछली के बीच में आभासी गहराई कितना होगा। 2 सवाल इसमें मैं पूछ दिया। एक तो यह पूछ दिया कि बताइए कि चिड़िया को मछली पानी के अंदर कितना गहरा पर दिखेगा। और दूसरा हमने बोला कि चिड़िया और मछली के बीच आभासी गहराई क्या होगा। 2 सवाल इसमें पूछा गया। फिर से सवाल मैं समझा देता हूं। एक तालाब है, उसमें पानी है, मछली है, मछली जो है तालाब से 36 मीटर गहराई पे है, और तालाब से ठीक 100 मीटर की ऊंचाई पे एक चिड़िया है। अब ये चिड़िया मछली को देखेगा, तो चिड़िया और मछली को देखेगा जब चिड़िया, तो चिड़िया को यह मछली कितना मीटर गहराई पे दिखेगा, इसका रियल गहराई 36 है, तो क्या 36 से कम दिखेगा कि 36 दिखेगा कि 36 से ज्यादा दिखेगा, ये बताना है। दूसरा, अगर 36 से कम दिखेगा तो कितने गहराई पे दिखेगा, ज्यादा दिखेगा तो कितने गहराई पर दिखेगा। और दूसरा सवाल यह है कि चिड़िया और मछली के बीच का
जो है दूरी कितना होगा, गहराई कितना होगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। ये सवाल जो है एनटीपीसी में आया था। अगर कोई एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करते हैं तो वो देखिएगा किस तरह का सवाल, एकदम एग्जैक्ट यही सवाल आपको था। अब यहाँ पे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि जो स्टूडेंट अगर बढ़िया से पढ़ा है तो उसको तो विद इन सेकंड में आंसर दे देगा, 5 सेकंड में। आपने सही सुना, मात्र 5 सेकंड। लेकिन जो नहीं पढ़ा, न्यूमेरिकल को देख करके बोल लगता भैया तुम चले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है वो न्यूमेरिकल खोजता है, कहाँ है न्यूमेरिकल बताओ, पहले मैं उसी को बनाऊंगा। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल को इतना इजी ढंग से बताता हूं कि न्यूमेरिकल सबसे पहले आप एग्जाम में खोजिएगा, मेरा यह गारंटी है। इस सवाल को करते हैं तो आप जब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 100 मीटर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, माध्यम तो एक ही है। माध्यम जब दूसरा होता है तभी दूरी घटता बढ़ता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब यहाँ माध्यम चेंज हो गया, ये मान लीजिए एयर था यानी वायु था और ये पानी है, तो माध्यम चेंज हो गया और ये जो है 36 मीटर पर है। तो अभी आपको बताया गया कि कोई बाल्टी अगर 20 मीटर का है तो आप ऊपर से देखोगे तो बाल्टी 20 मीटर का नहीं 15 मीटर का दिखेगा। अभी हम प्रूफ भी किए कैसे दिखेगा, उसका फॉर्मूला से हम लोग सिद्ध भी किए। लेकिन जब ये मछली 36 मीटर की गहराई पे है तो क्या ये मछली 36 मीटर की गहराई पे दिखेगा? जी नहीं, 36 से कम गहरा दिखेगा। क्योंकि बाल्टी जब 36 मीटर गहरा था तो ऊपर से देखते थे तो 36 से कम दिखता था, 20 मीटर गहरा था तो ऊपर से देखते थे तो 20 मीटर से कम दिखता था। तो सेम तो वही बात है ना कि पानी है, मछली है, ऊपर से देख रहे तो 36 से तो कम दिखेगा। तो कितना कम दिखेगा? तो डी डैश बराबर आपको बताया गया डी अपॉन एन, डी डैश बराबर डी अपॉन एन, और डी जो है कितना है 36 है, और एन पानी का बताया गया 4/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके 36, यानी डी डैश बराबर हो जाएगा 9 तिया 27 मीटर। पहला सवाल जो है कि चिड़िया को मछली पानी के अंदर कितना गहराई पर दिखेगा, ये जो भैया 27 मीटर गहराई पर दिखेगा, 36 मीटर पर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी चीज जितना गहरा है उतना गहरा नहीं दिखता, उससे कम दिखता है। दूसरा, चिड़िया और मछली के बीच की आभासी गहराई, यहां से यहां डिस्टेंस 100 और ये आपको दिखा 36, तो 100 प्लस 36, 36 नहीं अभी हमने निकाला 27, तो 6 प्लस 27 कितना गहरा होगा? 127 मीटर गहराई पे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा? 127 मीटर। यही आपका सवाल था। जो स्टूडेंट अगर इस तरह के सवाल को अच्छा से किया होगा, समझा होगा, तो क्या 5 सेकंड उसके लिए नहीं है? ये तो 100 के 100 रहेगा। 36 वाला को कर देगा 36 बटा 4/3, 4 से 36 कटेगा, 9 चौके 36, 9 तिया 27, यानी 100 और 27 127 राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक मैं और सवाल देता हूं आपको, और अब आप उसको करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। मैं सवाल यही रहने देता हूं, थोड़ा सा आंकड़ा चेंज कर देता हूं, डेटा को क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, और उसके बाद देखता हूं कि अब आप इसको आंसर देने के लायक हैं कि नहीं, आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। एक चिड़िया जो है तालाब से 100 मीटर ऊपर था, लेकिन यहाँ पे x मीटर ऊपर है। वहां पे जो आपको बताया गया था कि 100 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर x मीटर की ऊंचाई पे है। और मछली जो है तालाब से 36 मीटर की गहराई पे नहीं, मछली जो है तालाब से जो है y मीटर की गहराई पे है, और इस पानी से भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा कि n है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया? n दिया। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि चिड़िया और मछली के बीच का डिस्टेंस बताइए। ऑप्शन लिख सकते हैं आप। ऑप्शन ए बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए बराबर होगा y प्लस x बटा n। ऑप्शन बी बराबर x प्लस y बटा n।
ऑप्शन सी बराबर x प्लस n बटा y। ऑप्शन डी बराबर जो होगा x प्लस एन वाई। कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है कि एक चिड़िया जो है तालाब से x मीटर की ऊंचाई पे है और एक मछली जो है तालाब से y मीटर की गहराई पे है। तो जब चिड़िया मछली को देखेगा तो चिड़िया और मछली के बीच का आभासी गहराई कितना होगा? जो स्टूडेंट अभी जो मैं पिछला वीडियो करवाया, पिछला क्वेश्चन करवाया, वो क्वेश्चन अगर देखा होगा तो वो स्टूडेंट आंख बंद करके इसको आंसर क्या कर देगा, इस पे पहुंच जाएगा विद इन 2 सेकंड में। कैसे? कहा गया है कि यहां से यहां तो दूरी बिल्कुल x रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दूरी y है, ये हमको कम दिखेगा। तो डी डैश बराबर आपको बताया गया d अपॉन n, और d कितना है y, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया n। तो डी डैश बराबर d अपॉन n आपको बताया, y अपॉन n बताया गया। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ये था x और ये जो है y बटा n होगा। तो y बटा n यही ना आपका सही आंसर होगा, और ये जो था राइट आंसर बी में था। ये एग्जैक्ट एनटीपीसी दूसरे शिफ्ट में आया था। सुबह वाला शिफ्ट में वो सवाल आया, अब मॉर्निंग शिफ्ट में वो आया, और इवनिंग शिफ्ट में ये आया, सेम डे में आया था। तो क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं? अगर आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं कल भी इसी तरह का वीडियो आगे कंटिन्यू डालता रहूं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे, और हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल। प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकाश के अपवर्तन आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन इसका एग्जाम्पल जरूर आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहां से एग्जामिनर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सवाल ना पूछे। एग्जामिनर का मजबूरी है यहां से सवाल पूछना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि यहां से सवाल अगर ना करेगा तो वो एग्जाम अधूरा है, वो अच्छे लेवल का सवाल, अच्छे लेवल का एग्जाम नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल पे बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले देखेंगे कि पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना, इत्यादि का कम गहरा दिखना प्रकाश के अपवर्तन है। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। तीसरा जो होगा, सूरज उगने से पहले दिख जाना तथा डूबने के बाद
डूबने के बाद तक भी दिखाई पड़ना। चौथा जो है आपका वो ये होगा कि पानी से भरी बाल्टी, गिलास इत्यादि में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। मुड़ा हुआ दिखना। ये कुछ जो है 3-4 एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं नीचे लिख दे रहा हूं। भारी बाल्टी में पानी से भारी बाल्टी बीकर इत्यादि में नींबू या सिक्का का बड़ा दिखना। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन से ये 5 एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जामिनर जो है कोई एक एग्जाम्पल उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तो आंख बंद करके बताना होगा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। वो कैसे हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना। अभी बताया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो बाल्टी का गहराई जितना है उतना गहराई न दिख करके थोड़ा सा कम दिखेगा। और कितना कम दिखेगा उसका फॉर्मूला हमने बताया, d' बराबर d/n। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है। तो प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है तारों का टिमटिमाना। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन न रहा और थोड़ा सा और अच्छा से आपको लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि सपोज डैट कि ये स्टार है और स्टार जो है, मान लीजिए कि ये जो है हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर है, स्टार है, मतलब एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और यहाँ पर मान लीजिए स्टार है। और आप जो है आप पृथ्वी पर से इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह स्टार यहाँ पर है। तो यहाँ से तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं, तारे डायरेक्ट जो हैं ये चमक रहे हैं। जिस तरह से सूर्य जो है हमेशा अपना रोशनी दे रहा है, हमेशा के लिए चमक रहा है, उसी तरह से जितने भी आप स्टार रात में देखते हो, जब आप छत पे चले जाते हो तो देखते हो कि ये तारे टिमटिमा रहे हैं, वो टिमटिमाते नहीं है। आपको अगर कोई पूछ ले कि तारा किसे कहेंगे, तो तारा वह खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना लाइट हो और अपना हीट हो। तो तारे वो होते हैं जिनके पास अपना ऑलरेडी लाइट रहता है और लाइट की वजह से हीट रहता है, वही तारा कहलाता है। तो जितने भी आप रात में छत पे चढ़ते हो, देखते हो कि स्टार जो है तिरंगन, उसको देहाती में क्या बोलते हैं, तिरंगन। देहाती भाषा में तिरंगन बोला जाता है कि तिरंगन टिमटिमा रहा। तिरंगन टिमटिमाता नहीं है, तारा टिमटिमाता नहीं है, तारा चमकता है, लेकिन आपको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? तो तारे टिमटिमाते हुए आपको इसलिए लगता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कैसे? मान लीजिए कि आपसे बहुत दूर स्टार है और आपके और स्टार के बीच में वायुमंडल है। तो वायुमंडल में बहुत ज्यादा धूल कण है, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल है,
और जब यहाँ से बहुत दूरी होने के कारण जब यहाँ से इसका प्रकाश चला और डस्ट पार्टिकल पे पड़ा तो डस्ट पार्टिकल हमेशा मूव करते रहता है, इसीलिए कभी कभी इसका लाइट हमारे पास तेज पहुंचता है और इसका लाइट कभी कभी धीरा पहुंचता है, तो हमको लगता है कि तारा टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ये तारा टिमटिमा नहीं रहे हैं, तारा चमक रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। और आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कल को जाकर के इसमें सवाल ये पूछ दे कि तारे का टिमटिमाता तो जरूर है, तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जब ये टिमटिमाएंगे तो तारा जिस गहराई पर है क्या उसी गहराई पे होगा कि नीचे दिखेगा कि आपको ऊपर दिखेगा? तो तारा थोड़ा सा आपको ऊपर और दिखता हुआ प्रतीत होगा। जहां पे तारा है अपना रियल पोजीशन पे न दिख करके तारा थोड़ा सा और ऊपर दिखेगा, और यही आपका एग्जांपल है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो हम लोग दो बात देख लिए। हम लोग देखते हैं तीसरा कि सूर्य के उगने से पहले दिखना तथा डूबने के बाद तक दिखाई देना। हमने क्या कहा कि सूर्य को उगने से पहले आप देख लेते हैं और सूर्य डूब जाता है तब भी आपको दिखाई पड़ता है। तो क्या ये कुछ असंभव नहीं लग रहा है कि गलत चीजें पढ़ाया जा रहा है? तो नहीं, सूर्य के उगने से सूर्य पहले दिख जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, और सूर्य के डूबने के बाद तक भी सूर्य आप देखते रहते हैं, ये भी सही बात है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और आपको ये दो एग्जाम्पल समझा दिया गया, तो ये दोनों एग्जाम्पल को हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और हम तीसरे एग्जाम्पल पे आ गए कि सूर्य के उगने से पहले दिख जाना और सूर्य के डूबने के बाद तक दिखाई पड़ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं क्या जो है, सपोज डेट धरती है और यहां पे आप खड़े हैं। अब क्या होगा कि जब आप खड़े रहेंगे तो देखेंगे कि जब बहुत दूर आप देखोगे, जब खड़ा रहोगे और बहुत दूर देखोगे तो लगेगा कि आसमान और धरती आपस में बातें कर रहा है। ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आसमान और धरती एक लाइन पे मिल गया है, एक तल पे आ गया है। तो जिस लाइन पे आसमान और धरती आपको मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब आप यहाँ पर हो और बहुत दूर देखोगे तो लगेगा कि आसमान और धरती एक जगह पे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और सपोज दैट कि यहां पर सूर्य है और आपको बोला गया कि आप नोट करो कि सूर्य जो है कितने बजे उगे। अब आप क्या करेंगे कि छत पे जाएंगे और सपोज दैट कि सूर्य भगवान अभी यहां पर हैं और आपको बोला गया कि जाइए और आप नोट करके बताइए कि सूर्य जो है कितना बजे उदय होता है सूर्य का। तो आप छत पे आए और आपने नोट किया कि 6:37 में सूर्य उदय हुआ है। लेकिन क्या ये रियल में 6:37 में उदय हुआ था? तो जी बिल्कुल नहीं। अभी सूर्य उदय हुआ नहीं कि आपने देख लिया, 6:37 में आप नोट किया है, ये हो सकता है कि सूर्य 6:40, 6:42 में उगे। तो उगने से पहले आप देख ले रहे हो, आप जादूगर हो, आपने जादू किया और सूर्य भगवान को देख लिया। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। सूर्य उगने से पहले आप इसलिए देख ले रहे हो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अभी अभी आपको बताया गया कि जो वस्तु जहां पर है वहां पर नहीं दिखता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। पानी में जब बाल्टी में पानी भरे थे तो बाल्टी का पेंदी जो था, बाल्टी का बॉटम जो था, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा था। पानी में जब हम नींबू डालेंगे तो नींबू थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा।
पानी में जब हम सिक्का डालेंगे तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। तो जब सूर्य यहाँ है तो सूर्य यहाँ पे दिखेगा क्या? अभी सूर्य यहाँ है लेकिन आपको सूर्य कहाँ दिख गया? आपको सूर्य यहाँ दिख गया। आपको लगा कि सूर्य उदय हो गया, जबकि सूर्य यहाँ पर था, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन को पार नहीं किया, उदय नहीं हुआ। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको लग रहा है कि सूर्य यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये जहां पर है वहां पर न दिख करके थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो आपने जो नोट किया है कि 6:37 में सूर्य उदय हुआ है, 6:37 नहीं हुआ था। आप 6:37 में देख तो जरूर लिए, लेकिन 6:40, 6:42 में सूर्य उदय होगा। तो सूर्य उगने से पहले आप देख ले रहे हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरह से सूर्य जब यहाँ पे आ जाए और सूर्य जब डूबने लग जाए तो सूर्य जो है आपको यहाँ पर जब चला जाएगा तो आप कहते हैं कि सूर्य जो है डूब गया, यानी सनसेट हो गया। लेकिन जब सूर्य डूब जाता है फिर भी आपको दिखता है, वही तो बात लिखा गया कि सूर्य उगने से पहले दिख जाना तथा डूबने के बाद तक भी दिखाई पड़ना। सूर्य डूब जाएगा फिर भी आपको दिखाई पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चला गया, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण फिर भी ये ऊपर दिखेगा और सारे के सारे चीजें थोड़ा सा ऊपर दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऐसा आपको लगेगा कि सूर्य अभी डूबा नहीं है, जबकि सूर्य ऑलरेडी क्या हो चुका है? डूब चुका है, लेकिन आपको फिर भी सूर्य क्या हो रहा है? दिख रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आई होप कि आप ये चीज को समझ पाए होंगे। अगर आप इसको समझे हैं तो आप अपने कॉपी में नोट वगैरह करते रहिए, रेगुलर इस तरह का वीडियो आप देखिए और मेरा चैनल पे हमेशा बने रहिए। मैं सीरियल ढंग से क्या करूंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। और जो मेरा स्टूडेंट है वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनके लिए तो ये आग में घी का काम हो रहा है कि उनको तो पढ़ाया गया था, आज रिवीजन करने का भी अच्छा मौका मिला है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो जो सिरघाटी के आसपास है, जो आ सकते हैं सिरघाटी में, तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस कम्पिटिटिव क्लासेस चलता है, उसका नाम है उत्कर्ष कम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी। और इसका पता है सरकारी अस्पताल के पीछे नियर सहाबुद्दीन हॉस्पिटल। आप राजनंदन चौधरी वाले गली में जाओगे तो आपको ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा उत्कर्ष कम्पिटिटिव। आप उसमें आइए और इस तरह का कंसेप्ट ऑफलाइन पढ़िए और पूरा पढ़ाई का आनंद लीजिए। आपका कितने जो है दोस्त वहां पे पढ़ रहे हैं, हमसे फायदा ले रहे हैं। अगर आप सिरघाटी के आसपास हैं तो बिल्कुल आइए। चौथा एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं कि गिलास, पानी से भरी बाल्टी, गिलास इत्यादि में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। और पांचवा एग्जाम्पल क्या है कि पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि में नींबू या सिक्का का बड़ा दिखना। नींबू का बड़ा दिखना, पानी में डाल दिए, पानी भरा हुआ है, बाल्टी में डाल दिए, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें नींबू डाल दिए, नींबू बड़ा दिखेगा। करके देखना, 5 रुपया का तो काम है ये। सिक्का डाल देना 10 रुपये वाला, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये सब क्यों होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपको ये 5 एग्जाम्पल याद हो गया है तो मैक्सिमम चांस है कि यहीं से आपका सवाल आ जाए। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो और एग्जामिनर आपसे आपको फेल करने का चक्कर में लग गया हो और एग्जामिनर बहुत टफ सवाल डालने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास तोड़ है। उसका एक शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान में रखिए। इसका प्रकाश का अपवर्तन के एग्जाम्पल का तरीका आप कैसे ध्यान में रखेंगे, उसका ट्रिक क्या है? तो उसका ट्रिक यह है कि जो वस्तु आप नोट में करके लिख सकते हो, नोट में जो वस्तु जहां है वहां ना दिखकर, वहां ना दिखकर थोड़ा ऊपर दिखे, थोड़ा ऊपर दिखे तो
वे प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। क्या बताया गया कि जो वस्तु जहां है वो उस पॉइंट पर न दिखकर थोड़ा सा ऊपर दिखे, अपने एक्चुअल पोजीशन पर न दिखकर थोड़ा सा ऊपर दिखे। इसका मतलब ये ऐसा क्यों दिख रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये 5 एग्जाम्पल के बाद आप ये ध्यान में रखना कि प्रकाश के अपवर्तन वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो जहां पर है वहां पर न दिख करके थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, अपना पोजीशन को चेंज करते हुए दिखेगा। तो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन बिल्कुल ही हो चुका है इंड। इसके बाद हम कल जो उठाएंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे कल? कल पढ़ाया जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और इस तरह का कंसेप्ट को नोट बनाइए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में, नोट्स का रिक्वायरमेंट है आपको तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल बना करके वहां पे नोट अपलोड कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी नोट है, आपको करने की जरूरत ना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो उससे बेहतर नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। आपका अपने से लिखा हुआ नोट्स दुनिया के सबसे टॉप नोट्स में से एक है। तो चलिए हम लोग कल बात करेंगे TIR। तब तक के लिए इतना ही। और मैं फिर से एक बार आपको गुजारिश करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि मैं पर डे ऐसा ऐसा वीडियो 1 2 3 लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।